तो चलिए बात करते हैं इस बहुत ही पेचीदा और वायरल कहानी की। एक ऐसी कहानी जो एक परिवार की निजी चिंता से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे देश की सुर्खी बन गई। सवाल यही है कि आखिर एक परिवार की चिंता इतनी बड़ी राष्ट्रीय जांच का कारण कैसे बन गई। आइए टीसीएस नासिक मामले की हर परत को खोलकर समझते हैं कि कैसे एक बहुत ही पर्सनल मामला इतना बड़ा बन गया। ये कहानी नासिक के एक हिंदू परिवार से शुरू होती है। फरवरी 2026 में वो अपनी 20 साल की बेटी के व्यवहार में अचानक आए कुछ बड़े बदलावों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि लड़की ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया है, रमजान के रोजे रखने लगी है और तो और छिप छिप कर नमाज भी पढ़ती थी। वो खाना खाने से भी मना कर देती, कहती कि उसका रोजा है। अब जाहिर है ये सारी बातें जो इस्लामी तौर तरीकों से जुड़ी थी, उनको देखकर परिवार की चिंता बहुत बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उसे टीसीएस की नौकरी पर जाने से ही रोक दिया। जो बात घर की चार दीवारी में शुरू हुई थी, वो अब तेजी से बाहर फैलने लगी। पहले पड़ोसियों तक, फिर रिश्तेदारों तक और फिर आखिरकार एक स्थानीय नेता तक पहुंच गई। लेकिन जब ये सब पब्लिक में हो रहा था और मीडिया में हंगामा मचने वाला था, उसी वक्त पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। असल में नासिक के पुलिस कमिश्नर ने किसी को बताए बिना एक सीक्रेट जांच पहले ही शुरू कर दी थी। नाम था ऑपरेशन क्लीन। और इस पूरे मिशन के दिल में थीं 4 महिला पुलिस कांस्टेबल। इन चारों ने पूरे 40 दिनों तक टीसीएस ऑफिस के अंदर हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर काम किया। तो इनका मिशन सीधा था, सबूत इकट्ठा करना। इसके लिए उन्हें स्पाई कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर दिए गए थे। सोचिए, सफाई कर्मचारी बनकर वो ऑफिस की हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं। और ये सब चलता रहा जब तक कि एक दूसरे कर्मचारी को उन पर शक नहीं हो गया। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही ये अंडरकवर ऑपरेशन खत्म हुआ, इस केस में एक नया मोड़ आया। 26 मार्च को उसी 20 साल की लड़की ने, जो इस पूरे मामले के केंद्र में थी, अपनी पहली ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट यानी एफआईआर दर्ज कराई। अपनी एफआईआर में उसने अपने एक कलीग दानिश शेख पर आरोप लगाया। उसका कहना था कि दानिश शादी का झूठा वादा करके अगस्त 2024 से उसका यौन शोषण कर रहा था, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? जैसे ही ये पहली शिकायत दर्ज हुई, मानो एक बांध ही टूट गया। एक एक करके और भी पीड़ित सामने आने लगे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई और नाम सामने आए। मुख्य आरोपी दानिश शेख से लेकर कथित मास्टरमाइंड तौफीक अख्तर तक। साथ ही एचआर मैनेजर निदा खान और सीनियर ऑफिशियल अश्विनी चनानी जैसे लोगों पर भी आरोप लगे कि उन्होंने बार बार की गई शिकायतों को नजरअंदाज किया। अब ये मामला सिर्फ एक पर्सनल विवाद नहीं रह गया था। लगभग 12 पीड़ितों ने आरोप लगाए कि ऑफिस के अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से धार्मिक दबाव बनाया जा रहा था, जैसे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करना, बीफ खाने का दबाव डालना और इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना। यहाँ तक कि मलेशिया में नौकरी का लालच भी दिया गया। इसके बाद तो एक्शन बहुत तेजी से हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद टीसीएस ने 8 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और एक हाई लेवल जांच बैठाई। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। मतलब इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा था। अब इस केस की जांच एसआईटी के साथ साथ एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जैसी बड़ी एजेंसियां भी कर रही हैं। वो इसे हर एंगल से देख रही हैं, पैसों के लेन देन से लेकर किसी विदेशी कनेक्शन तक। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे ये ऑफिशियल कहानी मजबूत हो रही थी, एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आई, और वो थी बचाव पक्ष की। और यहीं पर ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ अभियोजन पक्ष का दावा है कि ये शोषण और धर्म परिवर्तन का एक सोचा समझा खेल था। दूसरी तरफ बचाव पक्ष कहता है कि ये तो बस एक आपसी सहमति का रिश्ता था, जिसके बारे में पूरे ऑफिस को पता था, और अब इसे मीडिया और राजनीति ने तोड़ मरोड़ दिया है। एक आरोपी की पत्नी का तो साफ कहना था कि ये एक निजी मामला था। उनके मुताबिक ऑफिस में होने वाले एक अफेयर और हंसी मजाक को राजनीतिक फायदे के लिए तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, ताकि दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। बचाव पक्ष के वकील का भी यही तर्क है कि ये रिश्ता आपसी सहमति से था और ऑफिस में सबको पता था। उनका कहना है कि बीफ खाने के आरोप झूठे हैं
ऑफिस में कभी बीफ लाया ही नहीं गया और ये पूरा केस असल में राजनीति से प्रेरित है। तो मुद्दा ये है कि हमारे सामने एक ऐसा केस है जो सुलझने से कोसों दूर है। घटनाओं के दो बिल्कुल अलग-अलग वर्जन हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूत दिखते हैं। अब मामला पूरी तरह से कोर्ट पर निर्भर है। वो अंडरकवर पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत, सभी पक्षों की गवाही, इन सबको तौलकर ही अदालत ये तय कर पाएगी कि आखिर सच क्या है। आखिर में ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में कौन तय करता है कि एक निजी मामला कब और कैसे एक सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है? आखिर वो लाइन कहाँ खींची जाए?